हेलो, वेलकम टू अभिपीडिया। माय नेम इज एम एस हुसैन और आज हमारे साथ हैं तुषार, जिन्होंने नाबार्ड ग्रेड 2024 में अपना रैंक सिक्योर किया है। तो आज हम इनसे जानेंगे कि इनकी जो जर्नी रही है एक स्टूडेंट से एक ऑफिस नाबार्ड ऑफिसर बनने की, तो वो क्या रही है और किस टाइप से इन्होंने जर्नी को तय किया है और किस टाइप से इनकी स्ट्रैटेजी रही फेज फेज वन के लिए, फेज टू के लिए किस टाइप से इन्होंने पढ़ाई की। और खास करके एग्रीकल्चर ईएसआई जो सब्जेक्ट्स होते हैं, जो चैलेंजिंग सब्जेक्ट्स हैं, उसको कैसे डील किया इन्होंने, इंटरव्यू के लिए कैसे प्रिपरेशन किया, टाइपिंग जो हमारा डिस्क्रिप्टिव राइटिंग है उसकी तैयारी कैसे की है इन्होंने, तो सब कुछ जानेंगे इनको। सबसे पहले पूरे अभिपीडिया टीम की तरफ से मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा तुषार का इनके सिलेक्शन थैंक के यू लिए। सर। और तुषार, थैंक आपका यू सर। हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ मैं पूरे अभिपीडिया टीम की तरफ से। आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया, उसके लिए धन्यवाद। थैंक यू सर। जी। तो सर, सबसे पहले तो आप अपने बारे में बताइए कि आप कहाँ से बिलॉन्ग करते हो, आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है? ओके। नमस्ते। मैं बिलोंग करता हूँ महाराष्ट्र से, जी। सातारा डिस्ट्रिक्ट से। और मेरा एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है वो मैंने मास्टर्स कर रखी है एग्रीकल्चर एक्सटेंशन में। मैं एग्रीकल्चर से ही बिलोंग करता हूँ और एग्रीकल्चर एक्सटेंशन में मेरी मास्टर्स हो रखी है कोल्हापुर से, राहुल यूनिवर्सिटी से। और उसके बाद में मैंने 2 साल यूपीएससी की प्रिपरेशन करी। बट फैमिली इश्यूज की वजह से मुझे यूपीएससी की पढ़ाई छोड़नी पड़ी और उसके बाद में मैंने आईबीपीएस करी। तो उसके बाद अ, मैंने एज एन एग्रीकल्चर ऑफिसर बैंक ऑफ इंडिया में ज्वाइन कर किया। जी। और फिलहाल मैं अभी बैंक ऑफ इंडिया में भावनगर में गुजरात में पोस्टेड हूँ एज एन एग्रीकल्चर ऑफिसर इन प्रोसेसिंग सेंटर में। जी। तो ऐसा मेरा एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहा है अभी तक। जैसे कि आपने बताया कि ये आपका सेकंड जॉब है, राइट? हम्म। जी। तो सबसे पहले तो जैसे आपने ये भी बताया कि यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे थे आप। यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे थे, उसके बाद फिर आईएपीएस के अलग-अलग एग्ज़ाम्स को भी आप टारगेट कर रहे थे। तो हम्म खास हम्म, करके यूपीएससी और बैंकिंग एग्ज़ाम्स, ठीक है? तो वो ओके। 2 एग्ज़ाम्स आप दे रहे थे, तो उससे कितना फ़ायदा आपको मिला नाबार्ड ग्रेड ए क्लियर करने के लिए? बैंकिंग एग्जाम से मुझे नाबार्ड के जो क्वालिफाइंग सेक्शंस है, जी। रीजनिंग क्वांट इंग्लिश हुआ, कंप्यूटर हुआ, उसमें फायदा हुआ। और मेजर तो यूपीएससी का प्रिपरेशन था, जिसका मुझे इस एग्जाम में फायदा हुआ है। जैसे कि ईएसआई हुआ, इंडियन इकोनॉमी, तो मेरी वही वही से कवर हो रही थी। और एआरडी के लिए एग्रीकल्चर मेरा खुद का बैकग्राउंड था, मेरा एकेडमिक्स था उसमें। तो एग्रीकल्चर के लिए मैं कहूँगा कि मेरी जो एजुकेशन हुई, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन, तो वहाँ से मुझे तो ये दोनों चीज़ों का ऐसे बैलेंस बना। जी। लोग जैसे कि बोलते हैं कि जॉब करते-करते प्रिपरेशन करना, ठीक है? आप ऑलरेडी एक जॉब में थे और प्रिपरेशन कर रहे थे, तो उसमें टाइम मैनेजमेंट कैसे किया आपने? सर, टाइम मैनेजमेंट का दिक्कत तो होता ही है। जी। क्योंकि देखो, जॉब हम कर रहे हैं जिसके लिए हम सैलरी ले रहे हैं, तो हमें तो वहां पे तो कुछ हम ऐसा नहीं कर सकते कि एक दो काम छोड़ के फिर हम कुछ कर लिया, पढ़ाई जी। वगैरह ऐसा। तो काम पे तो फोकस करना है, और जो वो वर्किंग आवर्स है वो तो रहते ही थे डेली। बट उसके बाद में जब हम घर आते हैं तो उसके बाद में थोड़ा बहुत टाइम निकालना, जैसे 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, जो भी आपसे बन पाए एज पर योर रिक्वायरमेंट्स। जी। जैसे आप सिलेबस कवर कर रहे जी। हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो उस हिसाब से मैं मैनेज कर लेता था। और मेरा मैक्सिमम फोकस वीकेंड्स पे था, जैसे सैटरडे संडे हॉलीडे रहा या संडे को छुट्टी रही, तो उस टाइम पे ज्यादा से ज्यादा मैं कवर कर पाऊँ, ये मेरा रहता था। जी। और सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए और कि टाइम, फेज़ 1। जी। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि वर्किंग एस्पिरेंट्स के लिए मैं ये कहूंगा कि इट्स नॉट एन इजी जॉब, बिकॉज यू हैव टू मैनेज योर वर्क ऑल्सो एज वेल एज योर लाइफ ऑल्सो। एंड अगर आप उसमें भी मैरिड हो, जी। तो देन यू हैव टू रिस्पॉन्सिबिलिटीज, इट्स योर वर्क एंड योर फैमिली ऑल्सो। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बैलेंस बोथ ऑफ देम एंड स्टडी जी। अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो मैं तो यही जी। कहूंगा कि आप ऐसा नहीं है कि डेली 4 घंटे निकालो या डेली 6 घंटे निकालो, जी। या कुछ ऐसे कर लो कि कुछ आपकी हेल्थ कहीं जाके अफेक्ट हो जाए, ऐसा करने की जरूरत नहीं है। बट आप कंसिस्टेंटली आप फोकस्ड रहो, जो सिलेबस है उसको कवर करने की कोशिश कर लो। आप थोड़ा कैलकुलेटिव अप्रोच रख के एग्जाम को, और वीकेंड्स को ज्यादा फोकस करो। वीकेंड्स पे कहीं घूमने चले गए, या इससे अच्छा है कि आप उस समय को यूटिलाइज कर लो, क्योंकि वो 2 दिन आपको जी। मिल जाते हैं। तो उसमें काफी सारी चीजें आप कवर कर सकते और अगर हम लोग बात करें फेज़ 1 की प्रिपरेशन की, जिसमें 2 टाइप्स, अगर फेज़ 1 में ही अगर हम लोग डिवाइड करें,
जैसे क्वालिफाइंग सब्जेक्ट्स हो गया, उसके बाद फिर आपके ये 3 सब्जेक्ट होते हैं जैसे जनरल स्टडीज़, सॉरी जनरल अवेयरनेस, उसके बाद फिर आपके ईएसआई और एग्रीकल्चर। तो इनको किस टाइप से आपने स्ट्रैटेजी बनाई, किस टाइप से आपने टाइम मैनेजमेंट किया, किसमें ज़्यादा टाइम दिया, किसमें कम टाइम दिया और कितना टाइम मिनिमम अगर कोई एस्पिरेंट्स करे प्रिपरेशन तो कितना टाइम देना चाहिए उनको? देखो सर, दो चीजें हैं। एक है एस्पिरेंट जो अभी पास आउट हो रहा है, वो जी, डायरेक्टली ही इज प्रिपेयरिंग फॉर नाबार्ड, फॉर हिम द अप्रोच विल बी डिफरेंट। जी, और कोई एस्पिरेंट मेरे जैसा है जो इफ ही इज प्रिपेयरिंग फॉर सम अदर एग्जाम्स, ही हैज ऑलरेडी स्टडीड सम सब्जेक्ट्स, जी, सो फॉर हिम द अप्रोच विल बी डिफरेंट। ठीक है। तो मैं सेकंड वाला अप्रोच पहले बता देता हूँ, उसके बाद हुँ, में सेकंड वाले चीज पे चल जाएंगे। ठीक है, फर्स्ट वाली चीज पे चल जाएंगे, सॉरी। तो पहले तो ये है कि अगर आपका इंडियन इकोनॉमी और एग्रीकल्चर आपने मान लो कहीं से पढ़ रखा हो, तो ज्यादा मुश्किल नहीं होने वाली जी, प्रीलिम्स के लिए। ठीक है। अब देखो, प्रीलिम्स सर दो स्टेज में है, एक है क्वालिफाइंग और एक है मेरिट वाला सेक्शन। क्वालिफाइंग सेक्शन के लिए क्वांट, रीजनिंग और जो 5 सब्जेक्ट्स है, उसमें आप उतने ही टॉपिक करो जो आपको लगते हैं कि आपको आपसे बन पाएंगे, जिसमें नंबर हो पाएंगे, आ पाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल क्वांट में डीआई हो गए, जो कि आती ही है। जी, फिर सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जी, ये 4-5 टॉपिक भी अगर आप ठीक से कर लेते हो, तो आप क्वांट में नंबर ले आओगे। उसके बाद में है रीजनिंग। रीजनिंग में भी ऐसे ही 3-4 टॉपिक है, जैसे मान लो सिलॉग हुआ। फिर पजल्स हुए। पजल्स तो एक्चुअली पजल्स थोड़ा ट्रिकी हो जाता है कभी कभी, क्योंकि उसको फिगर आउट करने में टाइम लग जाता है कि ये इजी है या डिफिकल्ट है। हुँ, तो बाकी जो क्वेश्चंस आते हैं जैसे रीजनिंग में, डिसीजन में ये सॉरी, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन हुआ, ब्लड रिलेशंस हुए, और आपके इनइक्वालिटी हुई। ठीक है। उसमें से अगर आपके मान लो क्वांट में 8 नंबर बन रहे हैं, रीजनिंग में 8 एक नंबर बन रहे हैं, तो आप सेफ जोन में हैं। इतने नंबर अगर आपके बॉक्स में आ रहे हैं, तो आपको इससे ज्यादा और टाइम डिवोट करने की जरूरत नहीं है, एज फार एज नाबार्ड इज कंसर्न, क्योंकि वहां पे क्वालिफाइंग ही है। ठीक है। इंग्लिश के लिए आप पैसेजेस प्रैक्टिस कर सकते हो, क्लोज टेस्ट हो गई। ठीक है। तो इंग्लिश भी बहुत बड़ी चैलेंजिंग चीज नहीं है। अगर आप नाबार्ड को टारगेट कर रहे हो, तो इंग्लिश भी चैलेंजिंग नहीं होनी चाहिए एस्पिरेंट्स के लिए। जी, दो चीजें हैं जो यहाँ पे थोड़ा सा डाइसी हो जाती है, कंप्यूटर और डिसीजन मेकिंग जी, क्वालिफाइंग में। जी, कंप्यूटर में आपको ऑनलाइन पीडीएफ मिल जाएगी, या कोई भी सोर्स हो या मॉक टेस्ट हो, वो बच्चे कर ले, थोड़ा फोकस देके वहां पे ध्यान देके करना चाहिए उनको। क्योंकि कभी कभी कंप्यूटर का पेपर डिफिकल्ट आ जाता है, तो 2 4 5 मार्क्स भी स्कोर करना मुश्किल हो जाता है, और ऐसे भी हुआ है कि उसमें कट ऑफ भी ज्यादा गई है। ठीक है। जी, तो कंप्यूटर पे खास करके ध्यान दे। और डिसीजन मेकिंग के लिए ऐसा नहीं है कि कुछ ज्यादा पढ़ना पड़ता है। एक पीडीएफ आ जाती है, ऑनलाइन मिल जाती है, 30-40 पेजेस की पीडीएफ हो होती है वो। और यूट्यूब पे 1-2 वीडियो पार्ट 1 पार्ट 2 में भी ऐसे कर ले वो, और थोड़ा बेसिक कंसेप्ट को समझ ले कि किस बेसिस पे ये चल रहा है, डिसीजन मेकिंग, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस क्या थे। तो जो क्वालिफाइंग सेक्शन है, वो कम से कम समय में बच्चे डील कर सकते हैं। मेन चीज है कि प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के लिए जो मेरिट सेक्शन है, उस पे कैसे फोकस करें। तो उसके लिए एक तो ईएसआई हो गया। ईएसआई में भी नाबार्ड इज फोकसिंग ऑन करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स, आई मीन टू से दैट बजट, इकोनॉमिक सर्वे एंड रिपोर्ट्स एंड इंडाइसेस। ठीक है। करंट अफेयर्स मतलब वो न्यूज से भी डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं पूछ रहे, बट यही गवर्नमेंट से रिपोर्ट्स को लेके और बजट में जो स्कीम अनाउंस हो रखी है। हेलो। जी, जी। हेलो, एम आई ऑडिबल टू यू सर? यस, यस, बिल्कुल। सॉरी सर, मुझे एक फोन आया था तो थोड़ा इंटरप्शन हुआ। कोई बात नहीं। हाँ। तो सर जैसे इकोनॉमिक सर्वे और बजट होता है, जी, उसमें से क्वेश्चंस वो पूछ लेते हैं, या इकोनॉमिक सर्वे में कोई स्कीम मेंशन भी करी हो, उसके बारे में डिटेल्स ना दिए हो, तो हुँ, भी वो लोग सवाल पूछ लेते हैं। जैसे पैक्स पे एक सवाल पूछा था उन्होंने। जी, पैक्स के बारे में हमको बहुत सारी चीजें पता थी, बट वो स्कीम कब से कब तक है ये नहीं पता था, क्योंकि वो कहीं मेंशन ही नहीं था जी, कि ये स्कीम इतने पीरियड में। और कहीं होगा भी तो शायद ध्यान नहीं गया होगा उसने उतने माइन्यूट डिटेल्स पे। तो बिल्कुल। इसीलिए बजट और इकोनॉमिक सर्वे मुझे लगता है कि वो इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं यहाँ पे। इसके साथ स्टैटिक कितना करे, क्योंकि सिलेबस में तो बहुत सारी सर चीजें दे रखी है। स्टैटिक अभी पढ़े तो कितना पढ़े। जी, इसके लिए मैं ये सर कह सकता हूँ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस किया जाए, और उस पर डिसाइड करें कि स्टैटिक पे अगर सच में सवाल आ रहे हैं, तो बच्चे स्टैटिक में चले जाए, डेप्थ में चले जाए।
नहीं तो मुझे नहीं लगता कि स्टैटिक इतना करने की जरूरत है प्रीलिम्स के लिए। जी हालांकि मेंस में उसकी जरूरत पड़ सकती है, जैसे इस बार मॉनेटरी पॉलिसी पे सवाल जो आया था, उस पे अगर स्टैटिक का नॉलेज आपको ना हो तो आप ऐसे सवाल नहीं डील कर सकते हो मेंस में। जी तो प्रीलिम्स को अगर स्पेसिफिकली प्रीलिम्स के बारे में सोचा जाए तो एक स्ट्रेटेजिक अप्रोच होना चाहिए। नॉन क्वालिफाइंग सेक्शन में कट ऑफ निकल जाए, और ईएसआई एआरडी के लिए स्ट्रेटेजी ऐसे हो कि पढ़ाई सिर्फ प्रीलिम्स में ही नहीं तो मेंस में भी काम आए, इस जी हिसाब से वो टारगेट करे। जी। और अगर हम लोग बात करें फेज 2 के लिए, तो फेज 2 हम्म। के लिए जैसे कि प्रिपरेशन आपकी फेज 1 में जैसे ईएसआई है, उसके बाद फिर एआरडी है, उसके बाद फिर अलग से यहाँ पे एक इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव आ जाता है। तो फेज 2 के लिए फिर क्या स्ट्रैटेजी रही आपकी? ओके सर। देखिए सर, मैंने ये मेरा दूसरा अटेम्प्ट था। जी पिछले साल मैंने अटेम्प्ट दे रखा था एक। तो मुझे पता था कि मुझे कितने मार्क्स आ रहे हैं फेज में, इंग्लिश में कितने आए, ईएसआई ऑब्जेक्टिव डिस्क्रिप्टिव में कितने आए, ये मुझे पता था। एक बात मैंने रियलाइज करी कि सर इंग्लिश इस एग्जाम में बहुत मैटर करता है। जी क्योंकि इंग्लिश 100 मार्कर्स है, वर्ड्स कम है, तो जी आपको वहां पे कंटेंट और क्वालिटी देनी पड़ती है, तब जाके वो मार्क्स दे रहे हैं। जी ऐसे नहीं कि आप ग्रामेटिकल एरर्स कर रहा होगे या कुछ भी थोड़ा बहुत भी ऊपर नीचे हो जाएगा तो मार्क्स मिल जाएंगे, ऐसे नहीं है सर। यहाँ पे इंग्लिश बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जी तो इंग्लिश के बारे में सर हम बाद में बात करते हैं, जी। आफ्टर आई आंसर अबाउट ईएसआई एंड एआरडी। ओके। मेन तो सर ये है कि मेंस के पहले ही, जैसे प्रीलिम्स के पहले ही मेंस का प्रिपरेशन अच्छे से हुआ होना चाहिए, क्योंकि प्रीलिम्स के बाद मेंस के लिए समय बहुत कम मिल रहा जी है। एक महीना, या आप मान लो 40-45 डेज मैक्सिमम, तो 45 टू, मतलब वो 30 दिन में भी मेन शेड्यूल कर लेते, कभी कभी 45 डेज में शेड्यूल कर लेते। तो वो बहुत कम समय मिल रहा है कि जिसमें एस्पिरेंट कुछ दूसरा पढ़ ले या कुछ नया नॉलेज एक्वायर कर ले। ये समय बहुत कम है, 1 महीना या 1.5 महीने का समय। ये समय एक्चुअल में आंसर राइटिंग के प्रैक्टिस के लिए यूटिलाइज करना चाहिए। कि आप जितना ज्यादा आंसर राइटिंग करोगे, इंग्लिश के हो या डिस्क्रिप्टिव के हो, जितना ज्यादा फेमिलियर हो जाओगे कीबोर्ड के साथ, या वो पूरा इसके साथ, ग्रामर के साथ, टाइपिंग के साथ, उतना ज्यादा आप कंफर्टेबल फील करोगे एग्जाम में जी आंसर टाइप करने में। तो पढ़ाई जो है मेंस की, वो प्रीलिम्स के पहले ही होनी चाहिए, ये मेरा मानना है सर। जी जी प्रीलिम्स के बाद आप मेंस के लिए अलग से नहीं पढ़ सकते, क्योंकि उतना समय नहीं होता, और अगर आप पढ़ भी लोगे तो भी आप कहीं ना कहीं प्रैक्टिस पे मिस आउट कर लोगे। जी तो बेहतर होगा कि प्रीलिम्स के पहले ही आप मेंस के टॉपिक्स भी प्रिपेयर कर लो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख के। और जो प्रीलिम्स के बाद का जो समय मिलता है, वो सारा समय आप, मैक्सिमम समय आप यूटिलाइज करो कि आप आंसर राइटिंग किस तरह कर रहे हो, मॉक दे दो। और आपके आंसर आप वैल्यू ऐड कैसे कर सकते हो, वैल्यू एडिशन उसमें कैसे हो सकती है, और कुछ एडिशन कर सकते हो क्या आप रिसोर्सेज को यूज करके, तो वो 1-1.5 महीने का समय हम इसमें यूज कर सकते हैं। और रही बात सर इंग्लिश की, तो इंग्लिश में ऐसे, लेटर और प्रेसीज है, इन तीनों भी चीजों को काफी सीरियसली लेना चाहिए। जी क्योंकि जब हम इंटरव्यू देते हैं और इंटरव्यू के बाद जब मेरिट लगता है, तो वहां पे 1-2 मार्क्स भी बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। क्योंकि मेरे फ्रेंड्स हैं जो 0.5 मार्क्स से वेटिंग लिस्ट में थे, उनकी वेटिंग लिस्ट क्लियर नहीं हुई, और इंटरव्यू तक प्रिपेयर करके फिर वेटिंग लिस्ट में आना और फिर सिलेक्शन ना होना, नेक्स्ट ईयर का अटेम्प्ट देना, ये काफी ज्यादा तकलीफ देता है उस टाइम पे। तो जी इसीलिए बिल्कुल। आपका ईएसआई एआरडी में भी 1-2 मार्क्स अगर आप किसी सवाल में बढ़ रहे हैं, तो भी वो आपको बेनिफिट करेंगे लास्ट में। और इंग्लिश में स्कोप है इम्प्रूव करने का, अगर आप जी ऐसे पे, लेटर पे और प्रेसिज राइटिंग पे अगर खास करके फोकस करते हो, 10-15 दिन भी समझ लेते हो कि प्रेसिज एक्चुअल में लिखना कैसा होता है, जी लेटर कैसे लिखना होता है, उसका फॉर्मेट क्या है, ऐसे में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स क्या है, वर्ड लिमिट की क्या अहमियत है, ये अगर बच्चे समझ जाते हैं तो इंग्लिश में स्कोर कर सकते हो, और वो स्कोर उनको इंटरव्यू और फाइनल सिलेक्शन में कहीं ना कहीं काम आ जाएगा। तो इसलिए इंग्लिश पे फोकस बहुत इंपॉर्टेंट है। और जैसे कि टाइपिंग यहाँ पे होती है, ठीक है, तो टाइपिंग में किस हम्म। टाइप से प्रैक्टिस क्या कर किया जाए टाइपिंग के लिए? टाइपिंग के लिए सर वहाँ पे क्या होता है, जैसे मैंने एक्सपीरियंस किया दोनों अटेम्प्ट में मेरे, कि कीबोर्ड में थोड़ा सा ऐसा नहीं होता कि जैसे हम घर पे जो कीबोर्ड होते हैं हमारे, वैसे वो कीबोर्ड वहाँ पे फंसता है नहीं थोड़ा। होते। जी हाँ, फंसते हैं सर कीबोर्ड जी जी एक्चुअल में। कीबोर्ड फंसते हैं। और बाकी कीज अगर अल्फा अल्फा न्यूमरिक कीज सही से चले, फिर भी आपका कैप्स फंसेगा, जी शिफ्ट फंसेगा या एंटर स्पेस फंसेगा। हम्म, ठीक है, अल्फा न्यूमरिक कीज सही भी चले, बट ये हम्म, चीजें कैप्स में भी दिक्कत आता है। हम्म, कैप्स हम जनरली
लेडी फिंगर से प्रेस करते, तो इन चीजों की आदत पहले से ही हो और पता हो, तो वहां पे अलग से कुछ एक्सपीरियंस मतलब नहीं आएगा कि यार ये क्या हो रहा है मेरे कीबोर्ड के साथ। जी। आप एक्सचेंज भी कर सकते हो सर, ऐसा नहीं कि एक्सचेंज करने का ऑप्शन नहीं होता। हम्म। बट मेरा तो यही मानना था कि मैं एक्सचेंज कर लूँ कैप्स के लिए, और हम्म। मेरा एंटर और स्पेस खराब निकले दूसरे कीबोर्ड में। तो मैंने तो यही सोच के गया था कि जो है जैसा है, मेरा है, और फिर वो मुझे टाइमिंग भी आया है नहीं तो मैं रहती ना, इसी के फिर साथ आपके पास करूँ। टाइम चेंज करवाते टाइम वहां पे तो चल रहा है अपना टाइम, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ वही। टाइमर चल रहा होता है। हाँ, तो इसीलिए प्रैक्टिस भी अगर पॉसिबल होता है तो किसी का पुराना कीबोर्ड लेके हम प्रैक्टिस कर सकते हैं उस पर आंसर राइटिंग का। जी। बट प्रैक्टिस करना ये इंपॉर्टेंट है सर। एटलीस्ट मेन से पहले जो जो टाइम है ना, 1 डेढ़ महीने का, उसमें आपको आंसर राइटिंग का प्रैक्टिस ही करना पड़ेगा। अब मेरा सवाल थोड़ा सा टेक्निकल है, ठीक है, ये क्वेश्चन हम्म मैं पूछ रहा हूँ क्योंकि मेरा मतलब मैं अपना एक एक्सपीरियंस से पूछ रहा हूँ ये सवाल, कि हम्म जैसे कि अगर हम लोग बात करें डिस्क्रिप्टिव की, डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश की बात कर लिया हमने, हम्म ठीक है। हम्म, अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें कि 50% ऑब्जेक्टिव, 50% डिस्क्रिप्टिव, ठीक है। बिल्कुल। तो आप मुझे बताइए कि ज्यादा आसान किसमें है, कि डिस्क्रिप्टिव वाला पार्ट में आसान होता है आपके नंबर को उठाना, या फिर मतलब बूस्ट लेना, या फिर आपके ऑब्जेक्टिव वाला पार्ट में? सर अगर जैसे यूपीएससी के एक्सपीरियंस से मैं बता रहा हूँ, हम्म। मेरा एक्सपीरियंस रहा है, मेरे दोस्तों का भी रहा है, कि जो बच्चे यूपीएससी प्रीलिम्स निकाल पाते हैं उनको हम्म। मेंस में दिक्कत होती है। जी। और जो मेंस में बहुत बढ़िया होते हैं, जो आंसर हम्म। राइटिंग में बहुत बढ़िया होते हैं, उनको प्रीलिम्स यूपीएससी का निकालने में दिक्कत होती है। जी। तो सर ये है कि ऑब्जेक्टिव एक अलग स्किल है और हम्म। डिस्क्रिप्टिव एक अलग स्किल है। जी। ठीक है सर। और 200 मार्क्स का अपना नाबार्ड का मेंस है, उसमें से 150 मार्क्स डिस्क्रिप्टिव को दिया है और जी। जी। 50 मार्क्स ऑब्जेक्टिव को है। ठीक है। बिल्कुल। बिल्कुल। अब सर समझो, इस बात को समझने की बहुत मतलब वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग दैट 150 मार्क्स बहुत ज्यादा मैटर करते हैं आगे जाके। बिल्कुल। बिल्कुल। ठीक है। आप जितना ज्यादा डिस्क्रिप्टिव के लिए प्रिपेयर करोगे, वहां पे जितना ज्यादा स्कोर कर पाओगे, वो आपके हम्म। बेनिफिट में है। ठीक है। हम्म। सेकंड बेनिफिट ये है कि ऑब्जेक्टिव के लिए आपने प्रीलिम्स में ऑलरेडी प्रिपेयर कर रखा है। पता रखा है, बिल्कुल। ठीक है, तो आपका ऑब्जेक्टिव का स्किल वहां पे डेवलप हो चुका है। हम्म। हालांकि नाबार्ड के मेंस वाले ऑब्जेक्टिव में काफी सही सवाल आते हैं, मतलब ऐसे नहीं कि अपसर्ड सवाल पूछ लिए, कहीं से भी कुछ भी पूछ लिया। हम्म। मेंस में जो ऑब्जेक्टिव के सवाल होते हैं वो फोकस्ड होते हैं। हम्म। एक स्कीम पे 3 सवाल पूछ लिए, हम्म। या एग्रीकल्चर के एक टॉपिक पे 3 4 सवाल पूछ लिए, पैराग्राफ पैटर्न में सवाल होते हैं ना सर। हम्म। तो अगर वहां पे भी मतलब प्रीलिम्स में थोड़ा ऑब्जेक्टिव ट्रिकी है, हम्म। बट मेंस में मैं ये कहूंगा कि ऑब्जेक्टिव का पार्ट, फ्लैगशिप स्कीम्स गवर्नमेंट की आपने सही से कर ली, हम्म। और बजट इकोनॉमिक सर्वे आपने कर लिया है, हम्म। तो आपको इतना ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है वहां पे। और एग्रीकल्चर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, एग्रोनॉमी से 5 6 टॉपिक हुए, सॉइल साइंस से 5 6 टॉपिक हुए, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट 5 6 टॉपिक करके ऐसे आपने एक 40 50 टॉपिक का लिस्ट बना के, हम्म। अगर आपने सही से कर रखा हो, फैक्चुअल प्लस थ्योरी, तो आपको ऑब्जेक्टिव में दिक्कत नहीं आएगा। हम्म। कोशिश यही रहनी चाहिए कि ऑब्जेक्टिव में मैं मैक्स टू मैक्स स्कोर कर लूं। हम्म। ठीक है। बट फोकस डिस्क्रिप्टिव पे रहना चाहिए सर, 150 मार्कर्स का डिस्क्रिप्टिव है। बिल्कुल। और सर दूसरी एक चीज बात ये है कि मैं एग्जाम देने के बाद मुझे वो रियलाइज हुई कि कुछ सवाल नाबार्ड के 2 मार्कर्स के होते हैं और कुछ सवाल 1 मार्कर के होते हैं। ठीक जी, है, ऑब्जेक्टिव ठीक में। है। बट वो जब मार्क्स कैलकुलेट करते हैं, हम्म। तो उनमें वो डिस्टिंक्शन नहीं करते 2 मार्कर्स और 1 मार्कर का। अच्छा। हाँ, क्योंकि एक आरटीआई फाइल करी गई थी, आप जी। भी ये बात कंफर्म कर लेना। जी। जी। उसमें वो आरटीआई का जवाब जो उन्होंने दिया था, और हम्म। जिस तरीके से वो मार्क्स के कैलकुलेशन कर रहे हैं, उसमें ये पता चला हम्म। कि उनका कोई डिस्टिंक्शन है नहीं वैसा। हम्म। और मैं एस्पिरेंट्स को भी यही बोलूंगा जो वीडियो देख रहे हैं, कि वो भी एक बार ये देख ले, यूट्यूब पे भी वो वीडियो अवेलेबल है, और हम्म। उस हिसाब से स्ट्रैटेजी बना ले। ऐसा हम्म। नहीं कि मैं 2 मार्क्स में ज्यादा स्कोर कर लूँ, वहां पे अटेम्प्ट कर लूँ, 1 मार्कर में मैं 2 मार्क्स में ज्यादा केयरफुली अटेम्प्ट करूँ, और 1 मार्कर में 10 के 10 सवाल अटेम्प्ट करके आऊँ। ऐसा नहीं है सर। उनका मार्क्स कैलकुलेट करने का तरीका अलग है। यूट्यूब पे वीडियो अवेलेबल है, ऑफिशियल आरटीआई किया गया था, उसका हम्म। रिप्लाई नाबार्ड ने दिया है, और उस हिसाब से मार्क्स कैलकुलेट होते हैं। तो एक बार ये भी देख ले और समझ ले। तो फिर मतलब नेगेटिव मार्किंग का भी जोड़ने का जो तरीका है वो भी फिर अलग होगा? देखो, मतलब मेरा ये कहना था कि अगर मैं 2 मार्कर्स में ज्यादा अटेम्प्ट करता हूँ, ठीक हम्म। है, वहां पे ज्यादा फोकस करके ज्यादा एक्यूरेसी से मैं अगर पेपर अटेम्प्ट कर रहा हूँ, तो 2 मार्कर्स में मुझे अलग से बेनिफिट मिलना चाहिए ज्यादा मार्क का। और अगर बिल्कुल। 1 मार्कर में मेरी गलत भी हो जाते हैं, तो भी मुझे इतना मेरे स्कोर में अफेक्ट नहीं होना चाहिए।
हम्म। बट उनकी मार्किंग की जो सिस्टम अगर हम देखेंगे तो वो हम्म। अलग है थोड़ी सा। अच्छा। हाँ तो अभी उस पर सर कमेंट करना मुझे नहीं लगता सही रहेगा। जी, तो एक्चुअली मुझे भी ये जो आप बता रहे हो मुझे भी उस नॉलेज में नहीं है, मैं इस वीडियो के हाँ, बाद मैं जरूर वही बोल रहा हूँ आपको कि जी। आप YouTube पे वीडियो है, और शायद इंटरनेट पे PDF होगी कहीं पे, बट जी। जी। YouTube पे जो वीडियोस है हम्म। उसमें भी ऑफिशियल रिप्लाई ही है उनका। और ठीक। अगर आप मार्क्स भी देखोगे ना 1/4 के हिसाब से, हम्म। तो भी आपको जो उनकी PDF आती है ना मार्क्स की, उसमें पता चल जाएगा कि 1/4, जैसे हम डिवाइड अगर 4 का लगाएंगे हम्म। तो इवन नंबर का डिवाइड आना चाहिए, तो वो आता हम्म। नहीं है। वो इसी वजह से आता है क्योंकि उनकी मार्किंग की सिस्टम अलग है। ये एक बार देख जाए बच्चे तो अपनी स्ट्रेटजी बना पाए। ठीक। और इसके अलावा अगर हम लोग बात करें इंटरव्यू प्रिपरेशन की, तो इंटरव्यू प्रिपरेशन फिर आपने कैसे किया था? इंटरव्यू के लिए सर, इंटरव्यू मेरे लिए बहुत ट्रिकी पार्ट था, जी। क्योंकि मैंने पहले जो इंटरव्यू दिए थे उसमें कुछ इतना खास मेरा परफॉर्मेंस रहा नहीं, जी। और मुझे मार्क्स भी नहीं मिले थे। बट जी। इंटरव्यू के लिए मैं कहना चाहूंगा, नाबार्ड का हिस्ट्री ऐसा रहा है कि अगर कोई बच्चा, कोई कैंडिडेट अगर कट ऑफ पे भी क्लियर कर रहा है और उसको इंटरव्यू में 140 प्लस मार्क्स आ रहे हैं, सॉरी 40 प्लस आउट ऑफ 50, ठीक है ना, 50 में से 40 प्लस मार्क्स उसको आ रहे हैं, तो कट ऑफ पे भी वो सिलेक्ट हो सकता है। ऐसा है नाबार्ड का, पिछले जो रिजल्ट्स मैंने एनालाइज करे थे उसमें। जी। और अगर कोई अच्छा मार्क्स स्कोर भी कर रहा है मेंस में, और उसको इंटरव्यू में 30 से कम मार्क्स आ रहे हैं, तो उसके लिए मुश्किल बहुत बढ़ जाती है। मतलब नाबार्ड इंटरव्यू और में, मैथ्स दोनों को मिला के चलना पड़ेगा आपको? हाँ चलना पड़ेगा, बट यही है कि इंटरव्यू के मार्क्स यहाँ पे कन्वर्ट नहीं हो रहे हैं 20% में, डायरेक्टली ऐड हो रहे हैं। हम्म। और अगर 40 प्लस स्कोर कर लेते हो आप इंटरव्यू में तो आपका सिलेक्शन है, और 30 के नीचे चले जाते हो तो मुश्किल बहुत बढ़ जाती है। इवन 35 के नीचे भी आप चले जाते हो तो भी मुश्किल बहुत बढ़ जाती है सिलेक्शन होने की। आपने कितना भी अच्छा क्यों ना परफॉर्म कर लिया हो मेंस, बट फिर भी ये रहता है उसमें। तो ये बात ध्यान में रहनी चाहिए कि एटलीस्ट वो टारगेट करे कैंडिडेट की 40 प्लस इंटरव्यू में मार्क्स आ जाए। आप जी। प्रीवियस ईयर का रिजल्ट कोई भी उठा के देख लो, 2020 के बाद वाले, जब से वो डिस्क्रिप्टिव हुआ है तब के बाद 40 प्लस मार्क्स हुए, उनका सिलेक्शन हुआ हुआ है। तो मेरे लिए दिक्कत यही थी कि इंटरव्यू प्रिडिक्टेबल है नहीं सर। जैसे सवाल पूछे जाएंगे वैसे हम उनको आंसर करेंगे, और अगर 19-20 कहीं हो जाता है या कुछ गलत चला जाए तो ये जो 5-6 महीने से जो मेहनत करी है उस पे कहीं ना कहीं तो वो अफेक्ट कर जाएगा। तो इंटरव्यू के लिए काफी ज्यादा था मन में, कि कैसे करे क्या करे, कुछ समझ में भी वैसे नहीं आ रहा था। बट इंटरव्यू के लिए सर मेरे लिए बेनिफिशियल यही रहा कि मैंने जो मॉक्स दिए, जितने भी मैंने मॉक्स दिए, 5-6 मॉक्स दिए जितने अवेलेबल थे, जितने में दे पाया उतने दिए मैंने मॉक्स। और मॉक्स देने के बाद हमें एक कॉन्फिडेंस आ जाता है। कॉन्फिडेंस से भी इम्पोर्टेंट मेरे लिए ये थी कि मुझे एक बात पता चल गई थी कि मेरा इंटरव्यू किस लाइन पे होने वाला है। मतलब जी। 5 मॉक्स में से 4 मॉक्स मेरे एक लाइन पे ही चल रहे थे, जबकि जी। अलग अलग इंस्टीट्यूट ले रहे थे मॉक्स, अलग अलग एक्सपर्ट्स थे। फिर भी मेरी जो प्रोफाइल थी बैंकिंग की, एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग सेंटर वाली, हम्म। और फिर तो उसी लाइन पे वो इंटरव्यू चलता है। तो फिर एक वो कहीं ना कहीं आ जाता है कि यार मेरी प्रोफाइल ये है, और इतने बड़े एक्सपर्ट्स जो इंस्टीट्यूशन अरेंज करते हैं हमारे लिए, वो अगर इस लाइन पे सवाल पूछ रहे हैं तो शायद इसी लाइन पे मेरा इंटरव्यू चला जाए। हम्म। तो एक अलग से कॉन्फिडेंस आ जाता है उस बात का। जी। और सेकंड ये है कि वो जो एडवाइस करते हैं हमें कि इस जवाब में आपको ऐसा बोलना था, इसमें अगर आप ऐसे बोलते तो फायदा रहता। वाई नाबार्ड का जैसे सवाल था मेरे लिए, तो उसमें उन्होंने इम्प्रोवाइज करवाया था। स्ट्रेंथ और वीकनेसेस में उन्होंने इम्प्रोवाइज करवाया था। हालांकि इंटरव्यू में सवाल डायरेक्टली नहीं हुए वाई नाबार्ड या आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस क्या है, बट उन्होंने जो चीजें बोली थी वो मैंने कहीं ना कहीं वहां बताई। यूज तो कर लिया महसूस आपने? भी हुआ कि इंटरव्यू का टोन अलग से सेट हो गया था मेरा वहां जी। पे। तो इंटरव्यू के लिए मॉक्स आर मस्ट। आ, बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जो 1 साल से दे रहे हैं या फिर अभी स्टार्ट करेंगे प्रिपरेशन, ठीक है। हम्म। और बहुत सारे ऐसे भी एस्पिरेंट्स हैं जो 1 साल से मतलब प्री दे लिया, मेंस दे लिया, लेकिन इंटरव्यू में अटक गए या फिर प्री नहीं हो रहा है। तो उनके लिए अगर कुछ मैसेज आप देना चाहो तो क्या दोगे? मेरे समय ये रहेगा कि एक एस्पिरेंट्स के लिए कोई भी एग्जाम हो, सिर्फ नाबार्ड ही नहीं, कोई भी एग्जाम हो, एक जी। कैलकुलेटिव अप्रोच होना चाहिए। क्योंकि एग्जाम है, क्वालिफाई करनी है, कुछ हिसाब जोड़ना पड़ता है, मेंस में कितने लाने, इंटरव्यू में कितने लाने, पास्ट ट्रेंड्स क्या रहा है, उस हिसाब से ही मार्क्स मिल रहे हैं। मॉडरेशन बहुत ज्यादा होता है मार्क्स में। तो एक कैलकुलेटिव अप्रोच रखे कि मुझे इतने इतने मार्क्स मेंस में लाने हैं, इतने मार्क्स इंटरव्यू में लाने हैं, तो फाइनल मेरे इतने बनेंगे और शायद मेरा सिलेक्शन हो पाएगा।
फिर जाके वो ब्रेक डाउन कर सकते हैं कि मेंस में भी फिर इंग्लिश में मेरा स्ट्रेंथ क्या है, ऑब्जेक्टिव में मेरा स्ट्रेंथ क्या है, डिस्क्रिप्टिव में स्ट्रेंथ क्या है, क्या मैं इतने मार्क्स यहाँ पे ला सकता हूँ क्या। तो यार मैंने कितने भी कोशिश कर ली, मेरा तो इंग्लिश में 70 से ऊपर जाना है नहीं, जी 65 के ऊपर भी जाना है नहीं मेरा, ये जी तो मुझे पता था। तो मैं 65 के लिए एम ही नहीं करूंगा, तो मैं क्या करूंगा, प्रिपरेशन करने से पहले ही ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव वो स्ट्रॉन्ग कर लूंगा मेरा पेपर टू वाला। जी क्योंकि मुझे 62 भी मिल जाते हैं इंग्लिश में ना, तो भी जी आई एम सेटिस्फाइड। बट जी देर आर स्टूडेंट्स हु आर एमिंग फॉर 70 और 75, और उनको मिल भी रहे हैं उतने मार्क्स इंग्लिश में, तो जी उनके वो मार्क्स वहां पे कवर अप हो जाते हैं, जी मुझसे नहीं हो पाता। तो जी मैंने ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव टारगेट किया था, इंग्लिश में 60-62 ले आएंगे, और बाकी बच्चे डिस्क्रिप्टिव में कोशिश करेंगे 40 के अराउंड चले जाए। जी तो उस हिसाब से अपनी स्ट्रेंथ वीकनेसेस देख के अपने मार्क्स बिठा ले, पहले ही कैलकुलेशन बना ले कि कितने कितने मार्क्स हम स्कोर कर सकते हैं कौन से सेगमेंट में, और उस हिसाब से वो अपनी पढ़ाई करे। ये मेरा सुझाव रहेगा। थैंक यू तुषार, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया इसके लिए। ये इस बिल्कुल। वीडियो को अगर कोई भी एस्पिरेंट्स देखे तो बहुत सारे ऐसे इनपुट्स हैं जिनको बहुत काम आने वाले हैं उनको, अगर वो अच्छे से इसी अब अपने स्ट्रैटेजी को इस एंगल में लेकर जाए तो। एंड थैंक यू, आपने हमें टाइम दिया इसके लिए। एंड फिर से एक बार कॉन्ग्रेचुलेशन आपके सिलेक्शन के लिए पूरा। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू। तो मीटिंग लीव कर सकता हूँ सर मैं अभी? यस। ओके ओके सर, थैंक यू।